चलेगा। 10 to 10 ओके। ओके, 10 आते हैं। वेलकम समरीन। समरीन पटेल, कैलाश। नाउ दिस इज योर सेकेंड क्लास ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्माकोग्नोसी की क्लास हुई 7 to 8। थोड़ा सा लेट शुरू हो रही है, तो अभी ये मतलब थोड़ा सा लेट चलेगी। ठीक है। तो इन टुडेज क्लास वी विल अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। आपका जो फर्स्ट ईयर है उसमें एक थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को समझने की जरूरत है। थोड़ा सा हल्का सा टफ पड़ता है, और उसका सिलेबस बहुत ज्यादा लेंदी है, और सबसे ज्यादा बैक इस एग्जाम में स्टूडेंट्स को आते हैं। तो हम इस सिलेबस के को समझेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। फिर हम इसके वन बाय वन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे, और फिर बाद में हम जो टॉपिक्स बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो इसमें हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप देखते हैं कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है। फार्मास्यूटिकल मतलब क्या होता है? मेडिसिन, है ना। फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिन, फार्माकॉन मतलब होता है ड्रग। ठीक है। और फार्मास्यूटिकल्स में हम जो मेडिसिन है उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स, है ना, जैसे एंटीवायरल ड्रग, एंटीबैक्टीरियल ड्रग। ठीक है। एंटी एलर्जिक ड्रग, कोलिनर्जिक ड्रग्स, एड्रिनर्जिक ड्रग्स। तो ये ड्रग्स की जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है, अराउंड 25 कैटेगरी ऑफ ड्रग होती है। तो हमारे सिलेबस में जितनी कैटेगरी है हम उनकी स्टडी करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट ड्रग्स यूज होती है। तो फर्स्ट है हमारा यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसमें हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप देखेंगे और ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर। जब हम कोई लैब में कोई वर्क परफॉर्म करते हैं तो एरर आने के चांसेस कहाँ से हैं, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इस यूनिट में इम्प्यूरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। मतलब जब हम कोई फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनाते हैं, जब दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनका प्रोडक्शन होता है, तो मशीनों के थ्रू उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज आ जाती हैं, या ह्यूमन बींग्स की वजह से कुछ ऐसी एरर्स होती हैं जिसकी वजह से इम्प्यूरिटी आ जाती है ना। तो उस इम्प्यूरिटी के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे हैवी मेटल्स होते हैं जो एज अ इम्प्योरिटी यदि फॉर्मुलेशन में आ जाएं तो उससे फॉर्मुलेशन टॉक्सिक हो जाती है। तो ह्यूमन बीइंग्स में वो बहुत ज्यादा बेटर इफेक्ट नहीं दे पाएगी। तो हम इसमें पढ़ते हैं इम्प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। इसमें हम लिमिट टेस्ट देखते हैं हैवी मेटल्स के, जैसे आर्सेनिक हुआ, आयरन हुआ, सल्फेट हुआ, फ्लोराइड हुआ। तो इन मेटल्स के हमको लिमिट टेस्ट देखना है। मतलब एक लिमिट तक तो कंसीडर है इम्प्यूरिटी, लेकिन उससे ज्यादा यदि इम्प्यूरिटी है तो फिर वो पेशेंट को हार्म पहुंचा सकती है। फिर हम देखेंगे इसमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, टाइट्रेशन, है ना। टाइट्रेशन हम देखेंगे, टाइट्रेशन के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, कॉम्प्लेक्सीमेट्री टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, इतने हमारे सिलेबस में है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, तो ये हम देखेंगे। फिर अगला यूनिट आएगा जिसमें हम कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखेंगे। ठीक है। जो डिजीज के ट्रीटमेंट में और मैनेजमेंट में यूज किए जाते हैं, जिसमें आता है हेमेटेनिक्स। हेमेटेनिक्स की जो फॉर्मुलेशन होती है वो अनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज होती है। मैंने आपको एनीमिया की क्लास आपसे शेयर की थी, आपने देखी किसी ने? यस सर। है ना। तो अनीमिया मतलब लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी के लिए जो फॉर्मुलेशंस यूज करते हैं, जैसे फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कॉर्बेट, कार्बोनिल, ये सब, कार्बोनिल आयरन, ये सब फॉर्मुलेशन है जो कि अनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, जिसको खून की कमी हो जाती है। इन सब में आपको आयरन दिख रहा है, तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए सॉल्ट हम पेशेंट को देते हैं, इसको हम हेमेटेनिक्स कहते हैं। ठीक है। अगला हम देखेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। मतलब ऐसी दवाइयां जो कि गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। पेट से संबंधित यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके इलाज में जो दवाइयां यूज की जाती है उसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट कहते हैं। ठीक है। इसमें मैंने आपको एंटासिड एक्सप्लेन किया था, एंटासिड की क्लास भी आपने देखी होगी शायद, है ना। तो हम इसमें एंटासिड पढ़ेंगे, हम इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल पढ़ेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल पढ़ेंगे, मेगाल्ड्रेट और सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एसिडिफाइंग एजेंट, एड्सॉर्बेंट्स, प्रोटेक्टिव और कैथार्टिक्स। तो इतने हमें ड्रग्स पढ़ने हैं। ये सारे ड्रग्स हैं, ठीक है, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पे काम करते हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे टॉपिकल एजेंट्स, मतलब स्किन से रिलेटेड जो डिजीज होती है, डिसऑर्डर होते हैं, स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे एक्जिमा हुआ, है ना, एक्ने हुआ, ठीक है, पिंपल्स आते हैं स्किन पे, सोरासिस हुआ। तो जितनी भी स्किन प्रॉब्लम है उनमें जो मेडिसिन हम यूज करते हैं उसको हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। टॉपिकल एजेंट्स, टॉपिकल मतलब इट इज रिलेटेड टू स्किन। जो हम स्किन पे यूज करते हैं उसको हम टॉपिकल बोलते हैं, और जो दवाइयां यूज करते हैं उसको टॉपिकल एजेंट्स बोलते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखना, जो टॉपिकल एजेंट्स होते हैं इट इज ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज, है ना। इन पे मेंशन होता है, इनके जो ड्रग्स के लेबल होते हैं उस पे एक लाइन लिखी होती है, ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज। और जब भी फार्मासिस्ट इन दवाइयों को पेशेंट को डिस्पेंस करता है तो उसको बताना होता है पेशेंट को कि ये इट इज ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो सिरप्स होते हैं उन्हीं के जैसे कुछ लोशंस आते हैं जो कि ईचिंग के केस में पेशेंट को एक्सटर्नली यूज करने होते हैं। पर दो चार दवाइयां जब पेशेंट देखता है तो वो कंफ्यूज होके जो दवाई उसको स्किन पे लगानी है उस दवाई को वो ओरल रूट से कंज्यूम कर सकता है। तो उस केस में उसकी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी और उसकी डेथ भी हो सकती है। क्योंकि जो चीज एक्सटर्नली यूज करना है उसको यदि पेशेंट पी लेगा तो उसको उसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो इसीलिए फार्मासिस्ट को उसको बताना है और पेन से उसको काट भी देना है हल्का सा उसके लेबल को। ये मैं आपको लीगल प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, क्योंकि खुदा ना खास्ता कभी किसी पेशेंट को कुछ हो गया और यदि वो कोई लीगल एक्शन लेता है तो आप बता सकते हो कि भाई मैंने दवाई पे ये मेरे ही पेन चला हुआ है ना। तो जितनी भी एक्सटर्नल यूज की मेडिसिन होती है वो फार्मासिस्ट जब डिस्पेंस करता है तो वो उस पर क्रॉस लगा देता है पेन से, ठीक है। तो वो पेशेंट को भी याद आ जाता है कि भाई हाँ इसने तो मुझे बताया था, मुझे क्रॉस भी किया था मेरे सामने पेन से। तो इसीलिए जो टॉपिकल एजेंट्स होते हैं ये एक्सटर्नली यूज होते हैं स्किन पे, सुपरफिशियली बॉडी के किसी भी पार्ट पे यूज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे शैम्पू हम लोग लगाते हैं, है ना, हेयर हेयर कंडीशनर लगाते हैं, है ना, क्रीम लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, मॉइस्चराइजर्स, ये जितनी भी फॉर्मुलेशंस हैं ये सारी टॉपिकल एजेंट में आती है। तो इसमें हमको पढ़ना है सिल्वर नाइट्रेट, आयनिक सिल्वर, क्लोरहेक्सिडिन, ग्लूकोनेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम परमैंगनेट। इतने ड्रग्स हमें पढ़ने हैं ना। सिल्वर नाइट्रेट आपने कॉमनली यूज ड्रग है जो कि बर्निंग के केस में यूज होता है। जब भी कोई पेशेंट बर्न होता है, जलता है, तो उसमें सिल्वर नाइट्रेट का एक ट्यूब आता है, वो लगाने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो हम ये सब वन बाय वन धीरे धीरे सारे देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हेमेटेनिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपका सिलेबस बहुत ज्यादा लेंदी है, लेकिन इसमें से 30-40% ऐसा पार्ट है जो कि कभी पूछा नहीं जाता और वो आपके सिलेबस में है। पर ऐसा नहीं है कि उसमें से पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। लेकिन अराउंड 60% सिलेबस हर साल मतलब लगभग रिपीट होता है, 50-60%। तो वो जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है यदि हम उस पर फोकस करें तो हमारी मार्किंग अच्छी हो सकती है। क्योंकि हमारे पास टाइम काफी कम है, हमारा सेशन काफी लेट शुरू हुआ है, ठीक है, और हमें और भी सब्जेक्ट्स काफी तैयार करने हैं। तो पहले हम इंपॉर्टेंट चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट आता है डेंटल प्रोडक्ट्स, ये एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, डेंटल प्रोडक्ट्स, है ना। डेंटल प्रोडक्ट्स में आप एक्चुअली आज आपको पढ़ाने वाला था, लेकिन क्लास थोड़ी सी लेट हो गई, इसलिए अब इसको नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। डेंटल प्रोडक्ट्स में हम पढ़ते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड, डेंचर क्लिनजर, डेंचर एडेसिव्स, माउथ वॉशेस, जो गार्गल्स आते हैं, माउथ वॉशेस आते हैं, मतलब हमारा जो डेंटल केयर के प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे हम लोग टूथपेस्ट करते हैं डेली बेसिस पे, इवनिंग और मॉर्निंग में हमें करना बहुत बेटर रहता है। नहीं तो क्या होता है, हमारे जो टीथ होते हैं, टीथ में कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है और उस कैविटी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और आगे चल के काफी पेन होता है। और फिर उसमें टूथ एक्सट्रैक्शन जैसे प्रोसेस अपनाने पड़ते हैं। और जो टूथ का जो ट्रीटमेंट जो डॉक्टर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं। तो डेंटल केयर प्रोडक्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है, और टीथ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। मैंने आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बताया था प्रीवियस क्लासेस में, टीथ 4 टाइप्स के होते हैं, है ना। कौन से टाइप है, मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर और केनाइन, है ना। और 32 टीथ होते हैं एक मैच्योर्ड एडल्ट में। तो 16 ऊपर, 16 नीचे। और ये जो टीथ होते हैं ये हमारा क्रशिंग का काम करते हैं। हमारे जीआई ट्रैक की जो बक्कल कैविटी है, दिस इज बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में ये क्रशिंग का काम करते हैं। जो कुछ हम फूड कंज्यूम करते हैं वो इस फूड को क्रश करते हैं, ठीक है, उसको पीसने का काम करते हैं, मिक्सिंग का काम करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको जीआई ट्रैक के वक्त बताया था। तो हम इसमें डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव।
हर साल लगभग ये पूछा जाता है, और ऐसे ही आता है, राइट अ शॉर्ट नोट और नीचे लिखा रहता है डेंटल प्रोडक्ट। ये सब नहीं आता, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम, ये सब कुछ मेंशन नहीं रहता है। आपको बस डेंटल प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करना है ना। आपने तो कॉमनली आपकी डेली लाइफ रूटीन में बहुत से प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, जैसे कोलगेट, है ना। आप पेस्ट करते हैं, और सेंसोडाइन टूथपेस्ट आता है जब हमारे टीथ की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है ना। सेंसिटिव हम यदि हमारे टीथ बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो यदि हम कुछ ठंडा या गर्म खाते हैं तो एकदम से हमें झंझनाहट सी फील होती है ना। तो टीथ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हम डिस्कस करेंगे इसमें, और उनके ट्रीटमेंट। ठीक है। फिर हम मेडिसिनल गैसेस देखेंगे। मेडिसिनल गैसेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये तीन हम देखेंगे, है। ऑक्सीजन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई पेशेंट हाइपोक्सिया की कंडीशन में चला जाता है तो उसको तुरंत ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है। जब भी कोई पेशेंट घबरा जाए, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो, जैसे आपने अभी ड्यूरिंग कोविड इन्फेक्शन में देखा, सोसाइटी में बहुत ज्यादा मतलब ऑक्सीजन की डिमांड बहुत बढ़ गई थी, है ना। वैसे तो ऑक्सीजन काफी अवेलेबल है, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे कंजप्शन ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा है ना। और आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी कोविड इन्फेक्शन के टाइम पे इंडस्ट्रियल कंजप्शन अराउंड होगा 95 टू 97% ऑक्सीजन का। और मेडिकल कंजप्शन मेडिकल फील्ड में ओनली 3% है, बहुत कम है मेडिकल फील्ड में ऑक्सीजन का कंजप्शन। लेकिन जब कोविड का टाइम आया तो कुछ लोगों ने क्या है, सप्लाई करना शुरू कर दिया इंडस्ट्रियल वाली, इस वजह से भी बहुत लोगों की जान चली गई। ब्लैक में सिलेंडर बिके, और वो ऑक्सीजन मतलब इंडस्ट्रियल यूज के लिए बनाया गया था, और लालच, पैसे, है ना, मुनाफे के लिए लोगों ने बेच दिए। तो कई लोगों की उस ऑक्सीजन से जान चली गई। क्योंकि जो चीज मेडिकल पर्पज से बनाई जाती है उसकी टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद उसको पेशेंट को दिया जाता है ना। कोई जरूरी नहीं है कि भाई यदि कोई चीज पेशेंट को ठीक कर रही है तो वो बिना टेस्टिंग के एकदम से पेशेंट को दे देना सही है ना। अभी जैसे एक पेशेंट था, उसको किसी वैद्य ने कहा कि आप अमरबेल का जूस पियो। तो अमरबेल का जूस उसने बढ़िया बना के पिया, और जैसे ही पिया तो उसको वॉमिटिंग शुरू हो गई। ठीक है। तो मुझे फोन किया उसने, मैंने बोला ठीक है आ जाओ। तो बोले मुझे बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है, मैं 4-5 उल्टी कर चुका हूँ, पेट में कुछ नहीं है तो भी पेट खिंच रहा है। तो मैंने कहा तुमने क्या पिया, तो बोले मैंने अमरबेल अमरबेल का जूस पिया। तो मैंने कहा अमरबेल के जूस से तो वैसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन जो अमरबेल जहाँ लगी थी वो अकाव के पेड़ पे भी मतलब चढ़ गई थी। अकाव जो होता है ना, जिसमें जिसमें से दूध निकलता है, जिसका जो दूध है वो आंखों में यदि पड़ जाए तो आंखें काफी डैमेज होती है, व्यक्ति अंधा तक हो सकता है। वो काफी मतलब आईज को डैमेज करता है, अकाव। देखा है आप में से किसी ने? यस यस। है ना। तो वो अकाव के ऊपर वो अमरबेल चढ़ गई थी, तो उसमें क्या है, अकाव का अर्क आ गया, है ना। अब जो अकाव है वो एक्सटर्नल यूज के लिए होता है ना। अकाव का वैसे मेडिसिनल यूज है, लेकिन चूंकि अमरबेल उस पे थी तो अमरबेल ने उसका अर्क ले लिया। और जब उसने अमरबेल का जूस पिया तो उसको बहुत ज्यादा वोमिटिंग हुई, बिकॉज ऑफ अकाव। तो ऐसा भी होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग से मतलब सूझबूझ से काम करना बहुत जरूरी है ना। तो मेडिसिनल केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी यूज होती है ना। तो ये गैसेस के हम यूजेस देखेंगे। फिर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग टू द थ्री रिंग्स। ये एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा गया है, पर हम इसको सबसे लास्ट में देख लेंगे, है ना। ये इससे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। फिर हम नेक्स्ट जो आपका यूनिट शुरू होगा, इसमें आपके ड्रग्स के कैटेगरी आ जाएंगे, जो मैं आपको बता रहा था ना, एनेस्थेटिक और सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, यहाँ से कैटेगरी शुरू हो जाएगी। तो इसमें हमें पढ़ना है स्टडी ऑफ फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड्स विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है। ड्रग की जो कैटेगरी मैं आपको बता रहा था उस कैटेगरी का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, ये हमें पढ़ना है। लेकिन ये पूछा नहीं जाता, केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल नेम। ठीक है। क्लासिफिकेशन आता है लेकिन। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन ये भी इंपॉर्टेंट है, किस केमिकल का क्या स्टोरेज कंडीशन है, इस पे क्वेश्चन आता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन एंड देयर पॉपुलर ब्रांड नेम्स, मतलब हम जितने भी कैटेगरी के जो ड्रग्स पढ़ेंगे, जो मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, उनके फेमस ब्रांड के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है। हर मॉलिक्यूल का एक ना एक फेमस ब्रांड होता है ना। जैसे अब मैं रेबिप्राजोल मॉलिक्यूल की बात करूं, तो जैसे पेंटोप, डीएसआर, पेंटोप काफी चलता है, ऐसे और भी कुछ ब्रांड होंगे, है ना। ब्रांड बताओ अंकित कोई, ओमी रेबिप्राजोल का वगैरह आता फेमस है ब्रांड। सर।
पेंटॉप डीएसआर ज्यादा फेमस है, बाकी पेंटोप ओमी वगैरह डीएसआर भी बहुत आता है, चलता रेगुलर। है ना। ऐसे और भी हाँ बहुत जी। सारे, जैसे फाइजर का एबो 5 आता है, लेकिन वो उतना पॉपुलर नहीं है। लेकिन मॉलिक्यूल तो मेडिसिन का एक ही होता है, लेकिन उसको बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं। ठीक है। जैसे रेबिप्राजोल एक मॉलिक्यूल है, इसको कम से कम सैकड़ों कंपनियां बनाएंगी। और सैकड़ों कंपनियां जब इसको बनाएंगी तो वो अपने हिसाब से उसका नामकरण करेंगी, नॉमेनक्लेचर करेंगी। कोई रेबलेट रख देगा, तो कोई उसका नाम एबो 5 रख देगा, है ना। कोई रेबियम रख देगा। इस टाइप से आपको मतलब नाम मिलेंगे। और कुछ कंपनी तो नाम इतने अलग रखती है कि समझ में ही नहीं आता कि वो मॉलिक्यूल है कौन सा, है ना। जैसे फाइजर ने जो नाम रखा है वो रखा है एबो 5। अब ये सुन के समझ में नहीं आता कि उसमें रेबिप्राजोल है ना। कंपनी ऐसा क्यों करती है? कंपनी ब्रांड नेम इसलिए देती है क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट कमाना है, और अपने मॉलिक्यूल को, अपने प्रोडक्ट को कंपनी को सेल करना है। इसलिए वो उसका नाम को बदल देती है ना। अब यदि डॉक्टर जेनरिक नेम से लिख के दे रेबिप्राजोल 20 mg, तो पेशेंट को तो बहुत इजीली मिल जाएगा। तो पेशेंट के पास ऑप्शन है, और मेडिकल स्टोर में रिटेलर के पास ऑप्शन है कि वो कोई भी रेबिप्राजोल 20 mg दे दे। जेनरिक भी दे सकता है, इथिकल भी दे सकता है ना। अब इथिकल पे जैसे मार्जिन ज्यादा होता है, ब्रांडेड पे मार्जिन कम होता है। पर डॉक्टर क्या है, ब्रांड नेम से लिख के देता है, क्योंकि डॉक्टर के पास जब एमआर विजिट करता है तो वो उसको बताता है कि सर ये हमारा प्रोडक्ट है और ये इसका नाम है। तो डॉक्टर उस नाम से लिखता है वो। तो कई बार क्या होता है, यदि मॉलिक्यूल का पता ना हो तो ब्रांड नेम से कोई दवाई मिलती नहीं है। ऐसा भी देखा गया है। जैसे नागपुर में आपने कोई डॉक्टर विजिट किया, जैसे आपने महाराष्ट्र स्टेट में कोई डॉक्टर विजिट किया, और आप मेडिसिन यदि एमपी से लेंगे, तो हो सकता है कि वो ब्रांड आपको वहां पर नहीं मिले। बहुत पॉपुलर जो ब्रांड है उसकी अवेलेबिलिटी अच्छी रहती है, लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलर किसी स्टेट में ज्यादा मिलते हैं। क्योंकि मैंने देखा बहुत लोगों को, वो कंप्लेंट करते हैं कि सर हमें मेडिसिन नहीं मिल रही, वो तो नागपुर का बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसने इतनी शानदार मेडिसिन लिखी है कि वो मिल नहीं रही हमें। मैंने कहा मिल नहीं रही वाली बात नहीं, तुम उसके ब्रांड नेम से उसको सर्च कर रहे हो, और वो ब्रांड नेम हो सकता है वो कंपनी यहाँ पर पेनेट्रेट नहीं करती है उतना, बैतूल जैसे छोटी जगह में, है ना। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे रहते हैं जहाँ पर कुछ ब्रांड बहुत ज्यादा पॉपुलर और फेमस रहते हैं, तो वो डॉक्टर उनको यूज करते हैं, है ना। तो ये तो ब्रांड नेम की वजह से काफी एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना। लेकिन हम बीइंग एज अ फार्मासिस्ट हमें मॉलिक्यूल पता होना चाहिए, और दो चार पांच फेमस ब्रांड हमें भी पता होना चाहिए, वो तो हमारे सिलेबस में भी है। लेकिन हमें मेनली मॉलिक्यूल्स पता होनी चाहिए। भाई कोई भी मॉलिक्यूल का नाम हमने सुना तो हमें पता होना चाहिए किस कैटेगरी का मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो जब हम ये कैटेगरी धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है, वो आता है ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऐसी दवाइयां जो कि मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं, है ना। बहुत सारे, जैसे डिप्रेशन हुआ, है ना, डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी हुआ, साइकोसिस हुआ, डिमेंशिया हुआ, अल्जाइमर हुआ, है ना। तो ब्रेन से रिलेटेड जो, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जैसे एनेस्थेटिक हुआ, सेडेटिव हिप्नोटिक्स होते हैं, है ना। सेडेटिव हिप्नोटिक्स में क्या आते हैं? डाइजेपाम, एल्प्राजोलम और नाइट्रोजेपाम। ये नींद की गोलियां होती है, स्लीपिंग पिल्स। हाँ श्रद्धा, कुछ पूछना चाहते हैं आप? नो सर। हाँ। तो एनेस्थेटिक में क्या आता है? एनेस्थेटिक भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है लोकल एनेस्थेटिक और एक होता है जनरल एनेस्थेटिक। जनरल एनेस्थेटिक का यूज हम मेजर सर्जरी में करते हैं, है ना। जैसे हार्ट की मेजर सर्जरी है, स्टमक की सर्जरी, जो विसरल ऑर्गन है उनकी सर्जरी जब की जाती है तो पेशेंट को बेहोश कर दिया जाता है। बेहोश इसलिए किया जाता है क्योंकि वो सर्जरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि पेशेंट यदि वो उतना ब्लड देखे या अपनी बॉडी को खुलता हुआ देखे तो हो सकता है कि उसका मतलब बॉडी में उसका बीपी बढ़ सकता है, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, है ना। घबरा सकता है वो। कभी कभी क्या है, डर की वजह से व्यक्ति का बीपी बढ़ता है, और बीपी बढ़ने की वजह से, घबराहट की वजह से डॉक्टर को सर्जरी करने में काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बीपी बढ़ने से ब्लीडिंग ज्यादा होने लगती है ना। क्योंकि बॉडी खुलती है तो आर्टरी वेन्स में थोड़ा कट तो लगेगा ही, तो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है। और दूसरा, पेन भी बहुत ज्यादा होता है। मेजर सर्जरी यदि होगी तो विसरल ऑर्गन का जो पेन होता है वो बहुत ज्यादा इंटेंस होता है ना। जैसे स्किन का जो पेन है वो उतना ज्यादा इंटेंस नहीं होगा जितना आपका पेन होगा आपके विसरल ऑर्गन का, क्योंकि वहां पर सॉफ्ट टिश्यू रहते हैं, तो उसमें बहुत इंटेंस पेन फील होता है। तो उसके लिए क्या है, जनरल एनेस्थेटिक्स यूज किए जाते हैं। इसमें पेशेंट क्या अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है, बेहोश हो जाता है, उसको कुछ पता नहीं चलता, है ना। जब तक उसका 1 घंटे इफेक्ट रहेगा जनरल एनेस्थेटिक का, तब तक आप पेशेंट का मतलब बॉडी के दो हिस्से भी कर दोगे तो वो कुछ नहीं बोलेगा, जब तक उसका इफेक्ट है। और हालांकि मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, वो तो बॉडी यदि इस हालत में छोड़ दी जाए तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर जो अपनी सर्जरी परफॉर्म कर लेते हैं उनको पता होता है कि भाई 40 मिनट तक इफेक्ट बना रहेगा, 40 मिनट में उनको जो कुछ करना है वो परफॉर्म करके पेशेंट को रिलीज कर देते हैं।
तो ये होते हैं आपके जनरल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक भी हमको इसमें पढ़ना है ना, एनेस्थेटिक में। लोकल एनेस्थेटिक में क्या होता है, जैसे कोई किसी को चाई हो गई, पैर में कोई गांठ बन गई, तो उसको यदि डॉक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है, उसको काटना है, निकालना है बॉडी से, हटाना है, तो वहां पर पेशेंट को पेन ना हो तो एक छोटा सा वो इंजेक्शन लगा देता है ना, सबक्यूटेनियस रूट से। तो वहां की उतनी जगह सुन्न हो जाती है ना। आपने ये सुनने का एक्सपीरियंस कभी ना कभी किया होगा किसी ने, है ना। तो वो सुन्न करके वहां पर, जैसे डेंटिस्ट जो होता है वो सुन्न करके काम करता है ना। क्योंकि दांत, यदि किसी का दांत में कोई प्रॉब्लम है, यदि कैविटी फॉर्म हो गया, उसकी यदि क्लीनिंग होगी, तो अंदर जब वो इंस्ट्रूमेंट जाएंगे तो काफी इंटेंस पेन फील होगा, है ना। तो उससे बचने के लिए डॉक्टर पहले एक इंजेक्शन लगा देता है। तो वहां से वो जगह सुन्न हो जाती है, फिर वो 5 मिनट में फटाफट फटाफट अपना काम करता है, और आपको पेन किलर दे के छोड़ देता है ना। पेन किलर इसलिए देता रूट है कि हो कनाल सकता है इंजेक्शन का असर खत्म हो तो आपको फिर दर्द होने लगे, तो वो पेन किलर भी दे देता है आपको, है ना। तो उससे आपका पेन मैनेज हो जाता रूट है। कनाल पेन वगैरह के टाइम सर ये यूज करते हैं शायद। किसके टाइम पे? रूट कनाल वगैरह जो। हाँ, रूट केनाल के टाइम पे यूज करते हैं, बिल्कुल। उसके बिना तो पेशेंट करने नहीं देगा है ना। तो माइनर सर्जरी जितनी भी होती है, जैसे पाइल्स में मस्से बन जाते हैं, है ना, जो एनस का ओरिफाइस होता है उसमें जो मस्से बन जाते हैं छोटे छोटे, उसको भी जब डॉक्टर काटता है तो उसमें भी वो इसका लोकल एनेस्थेटिक का यूज करता है। मतलब माइनर सर्जरी बॉडी के सुपरफिशियल पार्ट पे यदि कहीं भी कुछ करना है तो ये लोकल एनेस्थेटिक यूज होते हैं। और जनरल एनेस्थेटिक में तो पेशेंट सीधे बेहोश हो जाता है, मतलब उसको कोई कोई भी होश नहीं रहता। लोकल एनेस्थेटिक में तो बढ़िया बैठा रहता है, उसको बस दर्द नहीं होता बॉडी के किसी पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया में। सेडेटिव ये लोकल हिप्नोटिक। एनेस्थीसिया जो है, हाँ। ये लिग्नोकेन, हाँ, लिग्नोकेन लोकल लिग्नोकेन, एनेस्थीसिया में आता है ना, लिग्नोकेन। ये बिल्कुल सही मॉलिक्यूल का आपने नाम बताया है, लगता है आपकी है। और कंपनी में सर है ये ये। नहीं सर, नहीं है अभी, नहीं है। लेकिन यूज होता है लोकल सर्जरी वगैरह में। और सर ये हम्म। जनरल एनेस्थीसिया में कौन सा ब्रांड आएगा? जनरल एनेस्थेटिक में यूज होता है आपका जैसे प्रोपोफोल, आपने सुना होगा, प्रोपोफोल सुना है? नहीं सर, केटामीन, मुझे आइडिया प्रोपोफोल, नहीं है। यूरोपेंटल हाँ, सोडियम। केटामिन सुना है। हाँ, केटामीन यूज होता है। यदि केटामाइन। केटामीन दे दिया पेशेंट को तो उसको कुछ भी नहीं पता होता, वो मतलब अनकॉन्शियस हो जाता है वो। तो ये मेजर सर्जरी में ये सब यूज करते हैं और आईवी रूट के साथ दिए जाते हैं। और जनरल एनेस्थेटिक को यूज कर बहुत सेफ्टी के साथ यूज किया जाता है, क्योंकि जनरल एनेस्थेटिक का डोज यदि ऊपर नीचे हुआ तो पेशेंट का राम नाम समझ सत्य आएगा। हो जाता है। तो जनरल एनेस्थेटिक को यूज करना बहुत रिस्की रहता है ना। नहीं, वो तो सर तो सर्टिफाइड डॉक्टर ही यूज करते हैं जनरल इसके लिए एनेस्थीसिया तो। परफ्यूशनिस्ट जो होते हैं ना, परफ्यूशनिस्ट एक पोस्ट होती है जो कि ओटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो परफ्यूशनिस्ट ही इसको एनेस्थेसिया को मैनेज करते हैं। कोई डॉक्टर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तो वो भी कर सकता है, लेकिन मैंने तो जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जो परफ्यूशनिस्ट होते हैं वो स्पेशली एनेस्थेसिया का ही काम करते हैं। वो ओटी में रहते हैं, लेकिन जितनी भी सर्जरी होती है तो केवल पेशेंट को वो एनेस्थेसिया में लेके जाते हैं, और बस उनका उतना ही काम रहता है। वो उसकी तैयारी सारी करते हैं, आईवी रूट के शुरू धीरे धीरे देते हैं, है ना। और वो सब एनेस्थेसिया मैनेज करते हैं, डॉक्टर केवल सर्जरी का काम करता है। डॉक्टर को पता है कि भाई मुझे 10 मिनट में करना है, तो उसको 10 मिनट का वो पीरियड मिल जाता है ना। अब उसके बाद फिर पेशेंट की धीरे धीरे रिकवरी होके वो बाहर आ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, मेजर सर्जरी में यदि टाइम खिंच जाए और एनेस्थेसिया में पेशेंट यदि बहुत गहरा, मतलब बहुत ज्यादा डीप एनेस्थेसिया में चला गया, तो फिर वो वापस ही नहीं आता, है ना। क्योंकि इसमें क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेड्यूस किया जाता है। तो कभी वो इतना सेड्यूस हो जाता है, इसलिए डॉक्टर कहता है ना, मैंने सर्जरी कर दी है, लेकिन अब भगवान से दुआ मांगो, है ना। फिर 1 घंटे बाद जब वो आँख खोलता है तो सब लोग खुश हो जाते हैं, वाह बच गया, है ना। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जब मेजर सर्जरी होती है ना तो थोड़ी लंबी खिंच जाती है, और एनेस्थेसिया का डोज उसमें थोड़ा ज्यादा देना होता है, क्योंकि पेन की वजह से पेशेंट की जान जा सकती है, सीधी सी बात है। किसी को यदि बहुत ज्यादा पेन हो और वो सह ना पाए तो पेन की वजह से उसकी जान जा सकती है। और विसरल ऑर्गन में होने वाला पेन तो बहुत ज्यादा इंटेंस होता है। मैंने अच्छे अच्छों को किडनी स्टोन के पेन से रोते देखा है। किडनी में जब पथरी हो जाती है ना, तो पेशेंट लोट लोट के रोते हैं, बड़े बड़े पेशेंट रोते हैं जिनकी एज ज्यादा है, इतना दर्द होता है ना। तो भगवान न करे कभी किसी को हो, लेकिन हॉस्पिटल में तो ये सब कॉमन सी चीजें हैं, है ना। ये सब आए दिन देखने को मिलती है। दर्द भगवान किसी को ना दे। दर्द सबसे बड़ा बीमारी का लक्षण भी है। आपने देखा होगा किसी को यदि दर्द होता है तो फिर वो उसको, उसकी रातों की नींद भी उड़ जाती है और उसका चैन भी खो जाता है और किसी काम में मन नहीं लगता। पेन की फिजियोलॉजी मैंने आपको बताई थी ना, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, ठीक है।
तो पेन किलर्स वो ड्रग्स होते हैं जो पेन को मैनेज करते हैं, पेन को कम करते हैं, उसकी इंटेंसिटी को कम करते हैं। हमें फिर देखना है सेडेटिव हिप्नोटिक, जिसमें डायजेपाम अल्प्राजोलम आता है। दीज आर द स्लीपिंग पिल्स, ये नींद की गोलियां होती है। यदि किसी पेशेंट को नींद ना आ रही हो तो वो इनको खा के सो सकता है, लेकिन ये हैबिट फॉर्मिंग होती है। ठीक है। हैबिट फॉर्मिंग मतलब ये डिपेंडेंस प्रोड्यूस करती है। यदि आप लगातार 1 महीने नींद की गोली खा के सोओगे तो आपको अगले महीने से नींद आनी बंद हो जाएगी। बिना गोली के आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है। और इसमें हमको एंटी साइकोटिक ड्रग्स पढ़ने हैं। ठीक है। एंटी साइकोटिक में हमको क्लोरप्रोमाजीन, हाइड्रोक्लोराइड, हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल आपने सुना होगा, जो बहुत व्यक्ति मतलब पागल जैसे एक्टिविटी करता है, तो आपने मूवीज में देखा होगा, डॉक्टर आता है और सीधे इंजेक्शन लगा देता है ना। जल्दी से इंजेक्शन लगा देता है, फिर पेशेंट शांत हो जाता है। तो ये मेंटल के केस में जो हाइपर एक्टिविटी होती है ना, हाइपर एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो पागल पेशेंट होते हैं, लूनेटिक पेशेंट जिनको हम कहते हैं लूनेटिक, तो उन पेशेंट में ये ड्रग यूज किए जाते हैं, हेलोपेरिडोल, रेस्पेरिडोन, सल्प्राइड। तो ये हमें इसमें देखना है। फिर हमें देखना है एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स। एंटी कन्वर्जेंट ड्रग मतलब जो ट्रेमर्स आते हैं ना, दौरे, उसमें जो दौरों को कम करने के लिए जो दवाई यूज की जाती है, उसको हम एंटी कन्वर्जेंट कहते हैं। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, डिप्रेशन तो सबको ही पता है ना। ऐसा कौन है जो डिप्रेशन नहीं जानता हो। तनाव, तो तनाव को कम करने वाली भी दवाई आती है और बहुत बढ़िया काम करती है। वास्तव में किसी को तनाव हो, और ये साइकोलॉजिस्ट, एक होते हैं साइकेट्रिस्ट, एक होते हैं साइकोलॉजिस्ट, दोनों में थोड़ा अंतर रहता है। तो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट ये दोनों अलग अलग कैटेगरी है, याद रखना। तो ये डॉक्टर्स इन मेडिसिन का जब प्रयोग करते हैं, तो पेशेंट यदि डिप्रेशन में और उसको ये दवाई दे दी जाए तो उसको मस्त लगने लगता है, वो चिंताओं से मुक्त रहता है। लेकिन ये दवाइयां यूज करने से होता क्या है, जब वो दवाइयां छोड़ता है तो वो उससे दुगने डिप्रेशन में जा सकता है ना। और वो उनको इस दवाई की आदत पड़ सकती है, क्योंकि वो समझ जाता है यार ये दवाई खाने पे तो बड़ा मस्त लगता है है ना। तो वो इन दवाइयों से नशा भी करना शुरू कर सकता है। नशा क्या होता है, व्यक्ति नशा क्यों करता है, उसको मजा आता है ना। नशा व्यक्ति करता क्यों है, क्यों व्यक्ति नशे के पीछे इतना पागल है। लोगों ने अपने घरदार बेच दिए, लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, और न जाने नशे की हालत में इतने बड़े बड़े गुनाह कर लिए कि बाद में वो खुद पछताते हैं। तो नशा इतनी इतनी बड़ी चीज क्यों है, क्योंकि ये एक्सट्रीम लेवल पे आपको एक आनंद और प्लेजर फील कराता है ना। तो उस आनंद की वजह से व्यक्ति बार बार उसमें उतरना चाहता है। और जब ये दवाइयां उसको दी जाती है, तो ये दवाइयां भी उसको बहुत आनंद का एहसास कराती हैं। तो इसलिए जितनी भी दवाइयां हैं, ये मतलब एक्स शेड्यूल में आती हैं दवाइयां। एक्स शेड्यूल मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको मेडिकल स्टोर से नहीं देनी चाहिए, लेकिन फार्मासिस्ट दे देता है ना। क्योंकि कुछ लोग इन दवाइयों का नशे के लिए यूज करते हैं। कभी खुदा ना खास्ता किसी को कोई स्ट्रेस का प्रॉब्लम हुआ, एंजाइटी हुई, एंजाइटी मतलब व्याकुलता, मतलब अननेसेसरली आप व्याकुल रहोगे, बहुत ज्यादा सोचोगे, कुछ नहीं भी होने वाला तो भी आप सोचने लगोगे। कुछ लोग रहते हैं ना, छोटी सी भी घटना घट जाए तो उसको बहुत ज्यादा सोच के एंशियस हो जाते हैं और बार बार सोचने ही लगते हैं। तो ये एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर होता है। तो ये मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए जब व्यक्ति डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेता है और वो दवाइयां खाता है, तो उसको जो एहसास मिलता है, तो वो उसको धीरे धीरे लगता है अरे तो बहुत बढ़िया चीज है। तो कुछ लोग क्या है, फिर धीरे से दवा का नशा करना शुरू कर देते हैं, है ना। अल्कोहल का भी नशा होता है, और बहुत सारे चरस, गांजा, अफीम, ओपियम, मॉर्फिन, इनके बहुत जबरदस्त नशे होते हैं, है ना। और आपका गांजा, है ना, गांजा कभी आप में से किसी ने ट्राई किया हो, गांजे का नशा भी बहुत जबरदस्त होता है। गांजे का नशा आपको आपके डायमेंशन ही चेंज कर देता है, आपको एक ऐसे डायमेंशन में लेके चला जाता है जहां आप ऐसा फील करते हो कि बस अहम ब्रह्मास्मि, आपको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, कोई दुख आपको नहीं सताएगा, कोई चिंता आपको नहीं सताएगी, आपके ब्रेन के डायमेंशन चेंज हो जाएंगे, है ना। इसलिए लोग पहले साधना करते थे तो गांजा पीते थे और बस दीन दुनिया से अलग, उनको फिर किसी की जरूरत नहीं है ना। तो अब तो खैर गांजे पे बैन लग गया हिंदुस्तान में। आपको पता है, जब अंग्रेज यहाँ आए तो अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ के लोग तो बहुत स्वस्थ है, और यहाँ का जो मतलब आयुर्वेद उस टाइम काफी विकसित था, है ना। और अंग्रेजों को आयुर्वेद समझ में नहीं आता था उतना, उनका मेडिसिनल सिस्टम दूसरा था, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी। तो वो लोग देखते थे यहाँ के लोग दारू तो पीते ही नहीं है, अंग्रेजों को बेचनी थी यहाँ दारू, क्योंकि अंग्रेज बहुत बिजनेस माइंडेड थे। तो उन्होंने सोचा यार दारू तब बिकेगी जब ये लोग गांजा छोड़ेंगे। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया कि गांजे पे बैन लग जाए, क्योंकि पहले के जो साधु संत महात्मा थे वो थोड़ा बहुत गांजे का सेवन करते थे,
ताकि उनका माइंड कंसंट्रेट कर पाए, है ना। तो गांजे पे उन्होंने बैन लगा दिया और फिर लोगों को अल्कोहल की लत लगा दी। पर अल्कोहल से तो काफी अच्छा गांजा होता है, सस्ता भी होता है और नशा भी ज्यादा होता है। और अल्कोहल के नशे से काफी अच्छा गांजा, क्योंकि गांजा औषधि भी होता है, इसलिए यदि गांजे को आप कम क्वांटिटी में लो तो वो औषधि है, और यदि आप उसका बहुत ज्यादा मिसयूज करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गांजा पीने वाला व्यक्ति है ना, मतलब वो चीजें नहीं करता जो एक दारू पीने वाला व्यक्ति कर जाएगा। तो दोनों के नशे में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। तो गांजा औषधि था उस वक्त पे और उसका सदुपयोग किया जा रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको क्या है, मतलब बैन कर दिया। और फिर एक नशे की आदत और हमको लगा दी, वो है अंग्रेजी शराब की। तो ये अंग्रेजों की देन है, ठीक है। अंग्रेजों ने राजा महाराजाओं को लगाई और बस फिर उनसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रांसफर होते गई, और आज तो बस शाम पे हुई कि कलारी पे इतनी भीड़ है साहब की क्या बताएं, है ना। कलारी पे जाओ तो ऐसा लगता है जैसे लंगर चल रहा होगा, फोकट में बट रही होगी, है ना। और एकमात्र दारू ऐसी चीज है, इंसान कभी नहीं बोलता कि साहब इस पे एमआरपी से डिस्काउंट कुछ दे दो, ये कर दो, कुछ नहीं, पहले ही पैसे देना पड़ता है ना। तो अल्कोहल भी हमें पढ़ना है, अल्कोहल इज ऑल्सो मेडिसिन। अल्कोहल में क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, डायूरेटिक प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम में एक डेफिनेशन पूछी जाती है, डायूरेटिक्स क्या होते हैं। डायूरेटिक्स वो होते हैं जो यूरिन के फ्लो को बढ़ा देते हैं, है ना। आपने देखा होगा जो शराबी होता है, वो यदि शराब पीने बैठा है तो वो 2-3 बार यूरिनेशन के लिए जाता है वो। आप कभी ऑब्जर्व करके देखना। तो अल्कोहल में डायूरेटिक प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, अल्कोहल एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, जो किसी भी फॉर्मुलेशन की स्टेबिलिटी को बरकरार रखते हैं, उसको खराब नहीं होने देते हैं, है ना। आपने कभी आयुर्वेदिक सिरप पी होगी तो देखा होगा ऐसा लगता है ना जैसे दारू जैसा टेस्ट आ रहा है। ये कभी किसी ने आयुर्वेदिक सिरप जिसका दारू जैसा टेस्ट आ रहा हो? हेलो कैलाश, हाँ सर। कभी कोई ऐसी सिरप पी है आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, कोई एरिस्ट पिया हो, आश्रफ पिया हो, जो अल्कोहल जैसा लगता हो, जैसे होम्योपैथी की साटीबॉल आती है। तो ये सिरप में क्या है, अल्कोहल डला होता है ना। और वैसे भी जब ये इनका इसका फर्मेंटेशन होता साफी है का तो भी उसमें टेस्ट टाइप ही आता है शायद। क्या, हेलो, साफी करके जो आती है साफी। हाँ साफी, साफी आपने पी है, हाँ। तो काफी सिरप से जिनमें अल्कोहल मैंने डलता है पी एज अ है इसे। प्रिजर्वेटिव, है ना। अब आपने जैसे अभी सुना होगा बीच में कोडीन फॉस्फेट, है ना, कोडीन, कोडीन मॉर्फिन, ये सब ओपियम से आइसोलेट किया जाता है। अब कोडीन फॉस्फेट कोरेक्स में डलता था, तो बहुत सारे केसेस सामने आए, लोगों ने कोरेक्स का एक पूरा बॉटल पीना शुरू कर दिया, है ना। 60 रुपीज का आता था, क्वार्टर आता था 90-80 का, 70 का। सफेद का पौवा आता था 70 रुपए का, और कोरेक्स का आता था सिर्फ 60 रुपए का। मुंह से बदबू आती नहीं थी, और कोडिन की वजह से जबरदस्त नशा होता था। तो पूरी कोरेक्स की 1-2 बॉटल ही लोग 3 बॉटल तक पी जाते थे, और मस्त नशे में टल्ली हो जाते थे, और मुंह से स्मेल भी नहीं आती थी, और नशा भी बना रहता था। तो लोगों ने इसका बहुत मिसयूज किया। फिर कंपनी को समझ में आया तो उसने इस पे बैंड लगाया, है ना, और कहा कि भाई कोडिन फास्फेट की क्वांटिटी थोड़ी कम करो, ताकि लोग इससे नशा ना करें, है ना। और अभी कुछ समय के लिए तो इसको बंद रखो, ताकि हम इसको थोड़ा कंट्रोल कर लें। तो ऐसा भी होता है ना। तो इसको बोलते हैं ड्रग अब्यूज, मतलब ड्रग का मिसयूज करना। तो ड्रग का मिसयूज नहीं होना चाहिए कभी भी, है। ड्रग से किसी भी व्यक्ति को जैसे कुछ लोग नींद की गोलियों का मिसयूज करते हैं, है ना। किसी को खिला दी नींद की गोली, वो सो गया, काफी हद तक वो उठता नहीं है ना। कुछ ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल हैं जो व्यक्ति को बेहोश तो नहीं करते, लेकिन हाँ उसको इतनी गहरी नींद में लेके चले जाते हैं कि वो नहीं उठता है ना। ये 1 मिनट, क्या खुल गया इस तरफ? या आप लोग को भी दिख रहा है क्या, ये जो खुला है यहाँ विंडो? नो सर। अरे यार ये विंडो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, 1 मिनट, इसको बंद करना है मुझे। पूरे भी खुल गया ये तो। हम्म, 1 मिनट, है ना, मेरी स्क्रीन पे एक विंडो खुल गया है और ये बंद नहीं हो रहा है। इसको मैं क्या करूँगा, बाद में देखूंगा, अभी नीचे धका देता हूँ। नीचे भी नहीं जा रहा है, किस चीज का है ये? हाँ हट गया, ओके।
तो ये एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग, एंटी कन्वर्जेंट मतलब मिर्गी, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी में जो कन्वर्जेंट आते हैं ना, आपने एपिलेप्सी के पेशेंट देखे होंगे, बॉडी वाइब्रेट करने लगती है, कभी मुंह से फेस आने लगता है, कोई हाथ ऐसे ऐसे हिलने लगता है ना, पूरे मसल्स में जकड़न आ जाती है। आपने देखा है कभी किसी ने मिर्गी का पेशेंट? हाँ सर। कई लोग, ऐसा है मिर्गी होती है, चार किताब में छह देखा महीने था में, सर। 3 महीने में एक बार दौरा आता है ना, और बेवकूफ गाड़ी चलाते हैं। कई लोगों को गाड़ी चलाते वक्त मिर्गी के दौरे आ गए, पर हमको इस वजह से उनके मेजर एक्सीडेंट हो गए। और जो चलाने वाला है वो तो ठीक है, लेकिन जो बेचारा पीछे बैठा है उसकी बहुत दुर्गति हो जाती है। इसलिए भैया, कोई मिर्गी वाला पेशेंट हो तो उसके साथ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि मिर्गी में ऐसा होता है कि काफी हद तक दौरे आने की पॉसिबिलिटी मेडिकेशन के बाद भी बनी रहती है ना। तो इसलिए मिर्गी वाले पेशेंट को कभी भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि उसको दौरा आए तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए उसके सामने, है ना। तो उसको इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो मिर्गी में आते हैं दौरे, और उसके दौरों को कंट्रोल करने के लिए एंटी कन्वर्जन ड्रग दिए जाते हैं। कन्वर्जन मतलब होता है दौरा, ठीक है। दौरा क्यों आता है? ब्रेन में जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं उनकी हाइपर एक्टिविटी की वजह से बॉडी का कोई पर्टिकुलर पार्ट या पूरी बॉडी मतलब अनवांटेड मूवमेंट करने लगती है, और अनकॉन्शियस भी हो सकती है और कॉन्शियस भी रह सकती है। एक नार्कोलेप्सी भी होती है। नार्कोलेप्सी की मूवी शायद आपने देखी होगी, साउथ की एक मूवी है। उसमें हीरो को जैसे ही वो इमोशनल होता है, या वो बहुत ज्यादा एंगर में आता है, तो इमोशन जब उसके बढ़ते हैं तो उसको नींद आ जाती है। देखी है मूवी नार्कोलेप्सी? तो ये है नार्कोलेप्सी। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट जो डिप्रेशन को कम करेगी। ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया था, है ना, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। ऑटोनोमिक जो अपने आप काम करता है, जैसे किडनी फिल्ट्रेशन कर रही है, हार्ट बीट कर रहा है, हार्ट पंपिंग कर रहा है, ठीक है, आपकी रिस्पिरेशन जो चल रही है। तो ऐसी बहुत सी बॉडी में ऐसी प्रोसेस है जो ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट मोड पे रन होती है। तो वो ऐसे ड्रग्स हम पढ़ेंगे जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, जैसे इफेड्रीन और इपिनेफ्रिन, है ना, ये ड्रग्स। डोपामाइन। डोपामाइन ड्रग पार्किंसन डिजीज में यूज होता है। पार्किंसन डिजीज मतलब ऐसे ऐसे हाथ हाथ कपते हैं ना लोगों के, ऐसे ऐसे, बुढ़ापे में आपने देखा होगा। पार्किंसन डिजीज पढ़ाई थी क्या मैंने आपको? कोई था पार्किंसन डिजीज पढ़ाई थी क्या कभी? पार्किंसन डिजीज में डोपामिन यूज होता है। टर्ब्यूटालीन, सॉल्ब्यूटेमॉल। सॉल्ब्यूटेमॉल आपने कफ सिरप में सुना होगा, है ना। हाँ सर। हाँ सर। सॉल्ब्यूटेमॉल बहुत ज्यादा बेंकोडाइलेटर। कॉमनली यूज्ड है। सर टर्ब्यूटालिन। बेंकोडाइलेटर। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, ये वही मॉलिक्यूल्स हैं। और एम्फिटामीन, हाइड्रोक्सी एम्फिटामीन, है ना, ये ड्रग्स हमें पढ़ने हैं, एफेड्रीन। ठीक है। अब हमें एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट पढ़ने हैं, है ना, मतलब ये उसमें यूज होते हैं, क्या बोलते हैं, एज अ ब्लॉकर। एड्रेनालिन जब अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है तब वो एक्शन देता है, ठीक है। और जो ड्रग्स एड्रेनालिन की तरह काम करते हैं उसको हम एड्रेनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। तो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट और एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, ये आपको आगे के इसमें है वैसे और डीप में। अभी आप इतना समझ लो कि जो एड्रेनालिन की तरह काम करते हैं ड्रग, ठीक है, उनको हम एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट बोलते हैं, एगोनिस्ट। और जो उसका उल्टा काम करे उसको एंटागोनिस्ट। और कोलिनर्जिक ड्रग्स, ये एसिटाइल कोलिन की तरह, एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, अ, उसके ये एगोनिस्ट भी होते हैं और एंटागोनिस्ट भी होते हैं। चलो थोड़ा सा बता ही देता हूँ एगोनिस्ट क्या होता है। जैसे देखो, बॉडी में यदि इंसुलिन कम हो जाए सपोज, तो इंसुलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड होके एक्शन देगा, है ना। तो हमारी बॉडी में इंसुलिन कम है, हमने यदि कोई इंसुलिन के जैसा दिखने वाला ड्रग दिया तो वो इंसुलिन की जगह बाइंड करके एज ए इंसुलिन काम करेगा, है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे इंसुलिन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो इंसुलिन ही देना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जिनके सब्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, जिसको हम एनालॉग्स बोलते हैं, जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है ना। तो जैसे एड्रेनालिन है, तो एड्रेनालिन का जो एंटागोनिस्ट है वो क्या करेगा, एड्रेनालिन को उसका काम नहीं करने देगा, है ना। हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में एड्रेनालिन काम ना करे, तो हम एड्रेनालिन का एंटागोनिस्ट दे देंगे। हम चाहते हैं कि भाई कोलिनर्जिक एसिटाइल कोलिन यदि काम ना करे, तो हम उसका एंटागोनिस्ट दे देंगे। और हम चाहते हैं कि एसिटाइल कोलिन यदि काम नहीं कर रहा है और उसके जैसा हमें काम कराना है, तो हम कोलिनर्जिक ड्रग्स दे देते हैं, तो वह एसिटाइल कोलिन की तरह काम करते हैं। तो ये ड्रग्स हमें पढ़ने हैं। फिर हमें पढ़ना है एंटी एरिथमिक ड्रग्स, है ना। ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज है
उसमें जो ड्रग्स काम करते हैं उसको हम कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स कहते हैं। तो हार्ट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होती है? हाइपरटेंशन होता है, हाइपोटेंशन होता है, और एंटी एंजाइनल ड्रग्स हमें पढ़ने हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, है ना, ये हार्ट से रिलेटेड डिजीज है। हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ना। डायूरेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है। डायूरेटिक्स आता है, डायूरेटिक्स वो जो यूरिन के फ्लो को बढ़ा दे। तो एसिटाजोलामाइड, फ्यूरेसेमाइड का इंजेक्शन आपने देखा होगा। तो ये ड्रग्स इसमें पढ़ने हैं, है ना। फ्लोर थैलिडोन, पायरोनोलैक्टोन, ये ड्रग्स डायूरेटिक की तरह काम करते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में हमें इंसुलिन पढ़ना है। इंसुलिन के जो प्रिपरेशन है जैसे मेटफॉर्मिन, है ना, ग्लैमीप्राइड, ये जो ड्रग्स हैं वो डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज होती है। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हमें पढ़ने हैं। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होते हैं? जो कि ब्लड में शुगर के लेवल को कम करेंगे। ठीक है, जो ब्लड में शुगर, बढ़े हुए शुगर के लेवल को कम करेंगे उसको हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोलते हैं। डेफिनेशन आप सब याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ आज। ये इसलिए मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कई बार सिलेबस से उठा के सीधे डेफिनेशन पूछ लेते हैं 2 नंबर में। तो आपको सारी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब आपसे पूछ लिया एंटी कन्वर्जन ड्रग्स, तो उसकी डेफिनेशन आप 2 नंबर में तब लिखोगे जब आपको पता होगी। इसलिए मैं आपसे सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, ये डेफिनेशन आप सब याद रखना। ये 2 नंबर में पूछ लेते हैं डेफिनेशन। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होते हैं? जो ब्लड में ग्लूकोज के बढ़े हुए लेवल को कम करते हैं। डायबिटीज में क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं डायबिटीज। और डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ग्लूकोज के लेवल को कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो हम दवाइयां यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ठीक है। और फिर हमें देखना है एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, जो दवाइयां सूजन को कम करें हम उनको एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं। और जो दवाइयां दर्द के एहसास को कम करें हम उनको एनाल्जेसिक्स कहते हैं। ठीक है, एनाल्जेसिक्स की एग्जांपल बताइए, 2 एग्जांपल, एनी वन ऑफ यू। डाइक्लोफेनिक सर, एसिक्लोफेनिक। वेरी गुड, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, ठीक है, आइबुप्रोफेन, है ना, कीटोरोलैक, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, सेलाकॉक्सिब। एस्पिरिन भी है क्या? क्यों? डोलोनेक्स टीटी भी सर। हाँ क्या होता है डोलोनेक्स डीटी में? हम्म, अभी को आता है ना जेरोडोल पी, है ना, ट्रामाडोल, है ना, फेंटानिल का इंजेक्शन। चलो ठीक है ना। और एंटी इंफ्लामेटरी में क्या आता है? ये जो ड्रग है ना, जो दर्द को कम करते हैं, इन्हीं में एक्शन क्या होता है? इन्फ्लामेशन को भी कम करने की शक्ति होती है इन्हीं में, दर्द और सूजन दोनों को कवर करते हैं। और फिर हमें देखना है एंटी फंगल ड्रग्स, एम्फोटेरिसिन भी। अभी कोविड के टाइम पे बहुत सुना होगा आपने न्यूज में एम्फोटेरिसिन, है ना, फंगल इन्फेक्शन। तो फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में एम्फोटेरिसिन, ग्रीसोफुल्विन, है ना, कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, क्लोट्रेमाजोल, है ना, ये जो ड्रग्स हैं वो एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं। यूरिनरी ट्रैक पे काम करने वाले ड्रग्स, ठीक है, जैसे यूरिनरी ट्रैक में यदि कोई इन्फेक्शन हो गया, रीनल सिस्टम, है ना, रीनल सिस्टम में यदि कोई इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, तो उस केस में जो हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ये एंटीबायोटिक्स हम यूरिनरी इन्फेक्शन में यूज करते हैं। एंटी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, ठीक है, एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स के नाम मैंने आपको बताए थे ना, रोटावीर, साइक्लोवीर, टेल्मीफ्लू, फैबीफ्लू। और एंटी मलेरियल ड्रग्स, क्यूनिन, है ना। और एंटीबायोटिक्स हमें पढ़ने हैं और जिसमें कैटेगरी है जैसे मैक्रोलाइड टाइप का एंटीबायोटिक, जो हम एजिथ्रोमाइसिन खाते हैं ना, 500 mg ओडी फॉर 3 days, ये मैक्रोलाइड टाइप का एंटीबायोटिक होता है। और फिर हमें देखना है एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। कोई बताएगा एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट क्या होता है? आप सबको पता है लेकिन यहाँ वर्ड ऐसा है इसलिए आप लोग का माइंड क्लिक नहीं कर पा रहा। एंटी कैंसर ड्रग्स, है ना, एंटी कैंसर ड्रग को एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स कहते हैं। तो इतना है हमारा सिलेबस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, है ना। और इसमें से 50-60% ऐसा है जो काफी इंपॉर्टेंट है, और 20% ऐसा है जो कभी पूछा नहीं जाता पर हमारे सिलेबस में है। तो पहले हम वो 50% डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम जो मतलब प्राथमिकता हम इम्पोर्टेंट पोर्शन को देंगे, ताकि हमारे पास उसको समझने का और पढ़ने का, रिवीजन का हमारे पास
टाइम रहे, ठीक है। जैसे मैंने आपको इसमें टाइट्रेशन का क्लास शेयर किया था, मैंने आपको टाइट्रेशन इसलिए पढ़ाया था क्योंकि टाइट्रेशन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में टाइट्रेशन पढ़ाया था आपको। देखा किसी ने वो क्लास? टाइट्रेशन का नहीं देखा? टाइट्रेशन का मैं शेयर करूंगा, है ना, तो आप उसको देख लेना। तो कल से हमारी क्लास होगी, ठीक है। अभी हमारा अ, अ, स- कब कंफर्टेबल हो, सभी लोग कंफर्टेबल हो 9 से 10 वाली क्लास में? हाँ 9 से 10 ठीक है, कोई इशू नहीं। किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? श्रद्धा, यू नो कैन सर। अटेंड क्लास यस सर। 9 to 10, है ना? यस सर। ठीक है। तो ये टाइम 8 से 9 और क्या? है ना? हाँ, ये टाइम बेस्ट है ना, 8 से 9? 8 से 9 तो बेस्ट है, मुझे तो, मैं तो कंफर्टेबल हूँ 8 से 9, है ना। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और कह रहा हूँ, मैं आपसे लिंक शेयर किया करूंगा जब फर्स्ट ईयर की क्लासेस होंगी, ठीक है। देखो क्लासेस तो हो रही हैं, है ना। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे 4-5 स्टूडेंट, 2-3 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, तो आप में से यदि कोई फ्री रहे तो अटेंड कर लेना, ठीक है। और नहीं रहे तो कोई बात नहीं, आपका जो ऑफिशियल आपको जो टाइम मिला है उस पे तो आप अपनी क्लास अटेंड कीजिए, है ना। दूसरा, मेरी कहीं क्लास होती है तो मैं उसके लेक्चर्स आपसे शेयर करूंगा, तो इन योर फ्री टाइम यू कैन वॉच दिस लेक्चर्स, ओके। मेरे होंगे या तो फिर मेरे साथ कुछ कलीग्स हैं मेरे, हम लोग मतलब कॉपरेशन में ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, तो उनके होंगे, तो वो लेक्चर्स मैं आपसे शेयर करूंगा, तो आप खाली टाइम में देख सकते हो, और कोई डाउट रहे तो हमसे कंसल्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। और मैं आपसे नोट्स भी शेयर कर दूंगा, और बेटर तो ये है कि आप जब मैं पढ़ाता हूँ, आज तो मैंने पावर पॉइंट शेयर नहीं किया है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो पावर पॉइंट के आप स्नैपशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आज मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया, नॉर्मली मैं करता हूँ, तो जैसे मैंने स्क्रीन शेयर किया तो आप उसके स्नैपशॉट ले लिया करो और फोल्डर में उसको सेव कर लिया करो और उसका एक पीडीएफ बना लिया करो, ठीक है। तो उससे क्या है, आपके पास नोट्स रहेंगे, है ना। और अभी भी जो कोग्नोसी की क्लास हुई है, जो आप लोग ने शायद 5 ही मिनट की अटेंड की है ना, तो वो कोग्नोसी की क्लास में आपसे शेयर कर दूंगा। आपके फर्स्ट ईयर में है ना कोग्नोसी, तो कुछ यस स्टूडेंट सर। है जिनको कोग्नोसी भी पढ़नी है ना, तो वो कोग्नोसी के लेक्चर में आपसे शेयर कर लूंगा, तो आप कोग्नोसी भी पढ़ सकते हो। मैं भी कोग्नोसी पढ़ाता हूँ, कुछ चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना, कोग्नोसी की जो इम्पोर्टेंट है ना। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग सभी सब्जेक्ट का आप लोग को गाइडेंस मिले और आप लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास अच्छे नंबरों से सभी लोग पास हो जाओ। मेरा मेन पर्पस ये है ना। इसलिए जैसे मैंने आपको ये फैसिलिटी दी है कि आप बाकी टाइम पे भी क्लासेस अटेंड कर सकते हो, है ना। मॉर्निंग में भी क्लासेस होती हैं, जो लोग कंफर्टेबल है। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अपना काम छोड़ के या अपना मतलब बहुत ज्यादा परेशान होकर क्लास अटेंड करे। सब अपने अपने कंफर्ट जोन में क्लास अटेंड करें, ठीक है। तो मैं आपसे लिंक शेयर कर दिया करूंगा इन योर फ्री टाइम। कल कोई अटेंड करना चाहेगा 7 बजे यदि क्लास होगी कोग्नोसी की, तो यस सर। क्यों, है ना। हाँ सर, 7 बजे श्रद्धा कर तो अटेंड सकते कर लेगी, श्रद्धा से तो हमारी बात है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अंकित, कल कितने बजे से क्लास रखे? 9 से 10, है ना? सर 9 से 10 ठीक है। एक्चुअली जैसे आज मैं थोड़ा सा दिन में टोटल फ्री था, लेकिन अभी इवनिंग में मेरे पास काम ज्यादा आ गया, फ्री हाँ। नहीं हो पाया था। नहीं लेकिन तो आज अंकित, फंस गया एक था तो एक एक इवनिंग चीज और है, जैसे आप कभी कोई क्लास जैसे अटेंड नहीं कर पाते हो, तो आप उसके रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो। जैसे आपकी 5 मिनट की मिस हो गई, है ना, तो उसके रिकॉर्डेड यस लेक्चर सर। थोड़ा सा आप देख सकते हो, है ना। और मेरी भी यदि कोई क्लास है, जैसे अभी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है, तो इसमें जैसे मैंने आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस एक्सप्लेन किया है ना, तो ये आपकी एक क्लास हो गई। तो इसको भी आप जैसे कभी थोड़ा बहुत रिवर्स फॉरवर्ड करके कुछ देखना है तो देख सकते हैं। वैसे तो लाइव इंटरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो मुझे लगता है ना। बिल्कुल रिकॉर्डेड बिल्कुल सर। लेक्चर में उतनी जान नहीं रहती, है ना, जब हम लाइव इंटरेक्ट रिकॉर्डिंग में सर होते वो हैं। थोड़ा सा सुन के आदमी इग्नोर कर देता हाँ, है, तो छोड़ो। नींद आने लगती है, मैं तो सुन ही नहीं सकता, है ना। जैसे आपने भी कल एक शायद रिकॉर्डिंग लेक्चर शेयर किया था, हाँ, वो मैंने मुश्किल से एक आध मिनट का सुना था। दूसरे हाँ, काम वही में तो, बिजी हो गया। सही है, ऐसा ही होता है ना। जैसे अभी नहीं आपने कुछ पूरी क्लास की बताई तो पूरे कंसंट्रेट होके ध्यान दिया। हाँ, सही है। नहीं, वो कुछ स्टूडेंट्स के लिए रहता है, जैसे ऐसा नहीं है, सभी टाइप के स्टूडेंट्स रहते हैं। 5-10%, नहीं बीस सर, परसेंट रिवीजन। स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्पेशली कहते हैं कि नहीं, हमें रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए ही चाहिए, और वो सुनते भी, ऐसी बात नहीं है ना। सर रिवीजन के हिसाब से रिकॉर्डेड लेक्चर बहुत अच्छा है। सही है ना? चलिए ठीक है, तो सर फिर एक हम और कल रिक्वेस्ट मिलते हैं, है ना। और कुछ जैसे एक सर शेड्यूल में रिक्वेस्ट कर चेंज रहा था रहेगा तो आपसे। आप। हाँ जी, सर मैं कह रहा था ये आप सारे सब्जेक्ट के आपके पास अगर सिलेबस होंगे तो वो डाल देंगे ग्रुप में। बिल्कुल। मैं आपके इसी ग्रुप पे जो आपने अभी बनाया है, और श्रद्धा जी आपको सर। भी दे दूंगा मैं। तो मैं आपको सिलेबस का एक मेरे पास पीडीएफ है ना, वो पीसीआई का, उसमें काफी सारे पेजेस हैं, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सिलेबस मिल जाएगा उसमें, है ना। आप थोड़ा ढूंढना, 30-40 पेज है, तो उसमें दिया हुआ है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सिलेबस।
तो वहां से आप देख लेना। और सिलेबस को आप है ना आपके पांचों सब्जेक्ट के सिलेबस को थोड़ा सा देखिए, और एक बार उसको एक सुपरफिशियली थोड़ा रीड कीजिए, है ना। तो आपके दिमाग में एक यस रफ सर। पिक्चर बनेगी कि भाई कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है ना। तो सर वही ना, आपको अभी हेल्प सर मिल जाएगी। सिलेबस देखा नहीं था मैंने, इसीलिए मैंने हम्म कहा। अभी तो केमिस्ट्री का सिलेबस मैंने आपको बताया काफी बड़ा है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सिलेबस सबसे बड़ा है आपका, है ना। बाकी सारे सिलेबस बाकी सब्जेक्ट तो थोड़े से कम है, ये बहुत ज्यादा है। लेकिन काहे का ज्यादा है, इसमें से 30% चीजें ऐसी है तो कभी पूछी नहीं जाती एग्जाम में, है ना। कब भी नहीं आती, लेकिन फिर भी है, तो इसलिए बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है। 9 से 10 तो हमारी एक क्लास होनी ही होनी है, इसके पहले भी यदि 7 से 8 या 8 से 9 में कोई क्लास होगी फर्स्ट ईयर की, तो मैं आपसे लिंक शेयर करूंगा। यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड दिस क्लास, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास हम ओके। यहीं पर एंड करते हैं। ओके, गुड नाइट, बाय, थैंक यू। मोस्ट वेलकम।